नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 जारी की। केंद्र सरकार ने 2030 तक ग्रीन शिपिंग का वैश्विक हब बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जैव ईंधन की निर्यात नीति में संशोधन किया। जापान ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए नई योजना की घोषणा की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G ने तैयार किया है। इस समूह का गठन नवंबर 2021 में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने किया था। इसका उद्देश्य ऐसी 6G नेटवर्क तकनीकों का डिजाइन, विकास और उन्हें लागू करना है जो सर्वव्यापी रूप से कुशल हों और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करती हों। विजन डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत 6G मिशन को 2 चरणों में विभाजित करता है। चरण 1 2023 से 2025 तक होगा। इसमें अन्वेषणात्मक विचारों, जोखिमपूर्ण मार्गों और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट का समर्थन करना शामिल है। वहीं चरण 2 2025 से 30 तक होगा। इसमें संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों पर विचार करना और उसे उपलब्ध कराना शामिल है। विजन डॉक्यूमेंट के तहत एक शीर्ष परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद का कार्य चरणवार उद्देश्यों को निर्धारित करना, अनुसंधान और नवाचार मार्गों का चयन करना और उनके लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान करना है। इस परिषद का मुख्य बल नई तकनीकों जैसे कि टेराहर्ट्ज संचार, रेडियो इंटरफेस, टेक्टाइल इंटरनेट आदि पर होगा। प्रधानमंत्री ने 6G अनुसंधान और विकास टेस्ट बेड का भी शुभारंभ किया था। इस टेस्ट बेड का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के एक समूह ने मिलकर किया है। इनमें IIT गुवाहाटी और IIT मद्रास भी शामिल थे। ये टेस्ट बेड अकादमिक संस्थानों, उद्योगों, स्टार्टअप्स, MSMEs आदि को नई सूचना प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आपको बता दें कि 6G नेटवर्क 5G की ही अगली पीढ़ी है। 6G नेटवर्क की स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकंड तक होगी और लेटेंसी यानी विलंबिता भी अल्ट्रा लो होगी। ये रेडियो स्पेक्ट्रम की उच्चतर आवृत्तियों का उपयोग करके संचालित होगी। 6G के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि सुदूरवर्ती नियंत्रित कारखाने, लगातार संचार करने वाली स्वचालित कारें और धारण करने योग्य स्मार्ट उपकरण। 6G का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्रौद्योगिकी अभिसरण आदि में मदद करेगी। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप के तहत 6 टास्क फोर्सेज का गठन किया गया है। 6G विजन के स्तंभ हैं मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, मानकीकरण, उपकरणों और प्रणालियों के लिए इकोसिस्टम, अनुसंधान एवं विकास का वित्त पोषण, अभिनव समाधान और स्पेक्ट्रम की पहचान। आपको बता दें कि टास्क फोर्स ने कई प्रमुख सिफारिशें की हैं, जैसे कि एक नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र की स्थापना करनी चाहिए और इसके जरिए 6G में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक समुदाय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करनी चाहिए। विशेष रूप से उच्च आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम का साझा उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानक मंचों में भागीदारी की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं पृथ्वी के महत्वपूर्ण संसाधन जल की। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट जल के लिए भागीदारी और सहयोग शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने UN वाटर की ओर से जारी किया है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जारी की जाती है। विश्व जल विकास 2023 की थीम थी जल और स्वच्छता संकट के समाधान के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। UN वाटर 1993 से विश्व जल दिवस के आयोजन का समन्वय करता आ रहा है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जल और स्वच्छता संकट से निपटने के लिए जागरूकता का प्रसार करना और संबंधित कार्रवाइयों को प्रेरित करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत निर्धारित उपलक्ष्यों की दिशा में वांछनीय प्रगति नहीं हो रही है।
रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि विश्व की 26% आबादी को सुरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा विश्व की 46% आबादी यानी कि 3.6 बिलियन लोगों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित शौचालय उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन आंकड़ों के आधार पर आप अपनी बात को या आप अपने आंसर को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व स्तर पर जल की खपत पिछले 40 वर्षों से लगभग 1% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। इसके 2050 तक इसी दर से बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 10% आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां उच्च या गंभीर जल संकट की स्थिति मौजूद है और इन्हीं सब चुनौतियों और परेशानियों को देखते हुए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सतत और न्याय संगत जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए शिक्षा और क्षमता विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। लक्षित जल सफाई और स्वच्छता यानी वॉश सेवाओं के वितरण में तथा जल संबंधी व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। SDG 6 की बात करें तो इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी सैनिटेशन के बारे में है। अब SDG 6 के उपलक्ष्यों की बात करें तो इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। 6A1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है और 6B1 भागीदारी से संबंधित है और इनका जो क्रियान्वयन है वो UN वाटर ग्लास करता है। वहीं WHO या यूनिसेफ या JMP ये SDG 6 के ही 6.1.1 यानी पेयजल, 6.2.1A यानी साफ सफाई और 6.2.1B यानी स्वच्छता पर ध्यान देता है। वहीं UNSD या UNEP या OECD प्रश्नावली GEMS या फिर जल, इनके तहत 6.3.1 यानी अपशिष्ट जल का निराकरण किया जाता है और 6.3.2 लक्ष्य के तहत जल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। वहीं FAO एक्वा स्टेट जो है वो 6.4.2 यानी कि जल संकट के लक्ष्य को देखता है। वहीं 6.4.1 ये जल उपयोग दक्षता के बारे में है। इसके अलावा वाटर कन्वेंशन के तहत IWRM रिपोर्टिंग पर स्थिति रिपोर्ट जो है वो सीमा पार सहयोग, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आदि पर ध्यान देता है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एक्सप्लोरर 6.6.1 यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में है। और आइए अब बात करते हैं अंकटाड की। अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 जारी की है। ये रिपोर्ट हरित नवाचार यानी कि ग्रीन इनोवेशन की अवधारणा पर केंद्रित है। हरित नवाचार में ऐसी नई या बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना या उपलब्ध कराना शामिल है जिनका कार्बन फुटप्रिंट अपेक्षाकृत कम हो तथा जो अवसर के नए मार्ग खोलती हों। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ऐसा कहा गया है कि उत्तर दक्षिण विश्व के बीच गहरा विभाजन है। उत्तर दक्षिण यानी हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। तो इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ के देश अनुसंधान और विकास पर अपनी GDP का 3% तक खर्च करते हैं। वहीं कुछ विकासशील देश केवल 1% ही खर्च कर पा रहे हैं। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद अधिकतर देशों ने अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी हरित आधिकारिक विकास सहायता में वृद्धि की है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थन के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर्यावरणीय उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों यानी ESTs का हस्तांतरण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्त पोषण स्रोत है। UNFCCC का संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रिपोर्ट में हरित नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि व्यापार को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के संगत बनाया जाना चाहिए। हरित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साझेदारी उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि PPP मॉडल ले आए या फिर कोई और मॉडल लाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा हितधारकों की साझेदारी की जा सके। हरित नवाचारों के लिए अनुसंधान को राष्ट्रीय सीमा से परे ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाना चाहिए। साथ ही खुले नवाचार दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। हरित नवाचार के लिए दक्षिण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग का समर्थन करने की जरूरत है। हरित नवाचार की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि उच्च स्तर के प्रयोग, यानी कि राष्ट्रों को नवप्रवर्तक होना ही चाहिए, अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है। दूसरा है हरित नवाचार सामाजिक मूल्य वाला होना चाहिए और इसमें जलवायु से संबंधित सार्वजनिक वस्तुओं के लिए भी प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा हरित नवाचार में प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप शामिल होना चाहिए। साथ ही हरित नवाचार को जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक एजेंडा, नियमों और तंत्रों से प्रभावित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2030 तक ग्रीन शिपिंग का वैश्विक हब बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया है। साथ ही भारत के पहले नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का भी उद्घाटन किया है। GTTP यानी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम कार्यक्रम ग्रीन हाइब्रिड टग से शुरू होगा, जो ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगा। इसके बाद मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधन समाधानों को अपनाया जाएगा। वर्ष 2025 तक सभी बड़े पत्तनों पर कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक ग्रीन टग्स यानी कि हरित कर्षण नौकाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक कम से कम 50% टग्स को ग्रीन टग्स में बदलने की संभावना है। टग बोट्स या टग्स छोटे आकार के लेकिन शक्तिशाली पोत होते हैं। इनका उपयोग कई अन्य बड़े पोतों को पत्तन से निकालने या फिर पत्तनों की ओर ले जाने या फिर फंसे हुए पोतों को खींचने या धकेलने के लिए किया जाता है। ग्रीन टग के लाभ ये हैं कि ये उत्सर्जन को काफी कम कर देगा, क्योंकि देश सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये भारत के मिशन लाइफ आंदोलन और 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने के प्रयासों के अनुकूल है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग गुरुग्राम में स्थित है। ये संस्थान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के बीच सहयोग से स्थापित किया गया है। इस संस्थान का उद्देश्य पत्तन, तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन में मेक इन इंडिया को सशक्त बनाना है। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग के लिए और भी कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि भारत को ग्रीन शिपिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना का संचालन करने के लिए IMO ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना गया है। सतत समुद्री क्षेत्र और जीवंत नीली अर्थव्यवस्था के लिए मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया गया है। पारादीप पत्तन, दीनदयाल पत्तन और VO चिदम्बरम पत्तन को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये हाइड्रोजन हब 2030 तक हरित हाइड्रोजन का प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन करने में सक्षम होंगे। जापान ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए नई योजना की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री ने FOIP यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक योजना की घोषणा अपनी भारत यात्रा के दौरान की है। FOIP यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। जापान की FOIP की अवधारणा भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल की अवधारणा के समान है। FOIP के मूल सिद्धांतों में स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करना है। साथ ही विविधता, समावेशिता और खुलेपन का सम्मान करना शामिल है। FOIP के अंतर्गत सहयोग के 4 स्तंभ हैं: शांति के लिए सिद्धांत और समृद्धि के लिए नियम। ये जापान द्वारा घोषित FOIP के आधार हैं। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान करना तथा यथास्थिति में बलपूर्वक एक तरफा परिवर्तन का विरोध शामिल है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौजूद गंभीर चुनौतियों का समाधान करना है। ये ग्लोबल कॉमन्स के समक्ष लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग पर बल देता है। ग्लोबल कॉमन्स हैं जैसे कि जलवायु और पर्यावरण, वैश्विक स्वास्थ्य, साइबर स्पेस आदि। तीसरा स्तंभ है बहुस्तरीय कनेक्टिविटी। जापान 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया जिसमें कि पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और प्रशांत द्वीप समूह क्षेत्र। जापान भारत और बांग्लादेश के सहयोग से बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक मूल्य श्रृंखला अवधारणा को बढ़ावा देगा। समुद्र से वायु तक की रक्षा और सुरक्षित उपयोग के लिए प्रयासों का विस्तार करना चौथा स्तंभ होगा। महासागरों को बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों से मुक्त करना होगा। इसके अलावा जापान ने मानव संसाधन विकास के माध्यम से प्रत्येक देश की समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने में मदद का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर के जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की ये योजना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जैव ईंधन की निर्यात नीति में संशोधन किया। ये ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है। DGFT ने 2018 की अधिसूचना में संशोधन किया है और इसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों से जैव ईंधन के निर्यात को अनुमति दी गई है। ये अनुमति ईंधन और गैर ईंधन दोनों उद्देश्यों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के दी गई है। हालांकि इसके लिए जैव ईंधन का उत्पादन आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके ही किया जाना आवश्यक है। जैव ईंधन के आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैव ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थों से कम समय में ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें पहली पीढ़ी खाद्य बायोमास चुकंदर, गन्ना, गेहूं, मकई और तिलहन है। दूसरी पीढ़ी के तहत गैर खाद्य बायोमास शामिल होता है जिसमें लकड़ी, घास, पुआल, अपशिष्ट आदि शामिल हैं। तीसरी पीढ़ी में शैवाल बायोमास, मैक्रो शैवाल और माइक्रो शैवाल शामिल हैं। और चौथी पीढ़ी जो कि नवीन खोज है,
इसके तहत पायरोलिसिस, सौर ऊर्जा से ईंधन प्राप्त करना और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव इसके तहत शामिल किए गए हैं। जैव ईंधन के प्रकारों की बात करें तो इसमें बायोएथेनॉल, बायोडीजल, संपीड़ित बायोगैस और बायोहाइड्रोजन शामिल हैं। जैव ईंधन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है और ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है। ये बायोमास के प्रसंस्करण, भंडारण, समाधान और रोजगार सृजन में नए व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करता है। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी कई नीतियां अपनाई हैं, जैसे कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जीवन यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना 2019 की शुरुआत की गई है। तीसरी पहल है गोबर यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। इसके अलावा संपीड़ित बायोगैस उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश बनाने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत पहल आरंभ की गई है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सशस्त्र बल अधिकरण AFT। उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में उच्च न्यायालयों को AFT द्वारा निर्धारित पेंशन और सेवा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय के मुताबिक अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसीलिए सशस्त्र बल अधिकरण के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन होंगे। सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। इसे सशस्त्र बलों से संबंधित कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा शर्तों के संबंध में अधिनिर्णय देने के लिए गठित किया गया है। AFT अधिनियम 2007 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि AFT के आदेश के खिलाफ अपील केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। ये अपील उसी स्थिति में की जा सकती है जब मामले में लोक महत्व के कानून का कोई प्रश्न निहित हो। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्वेक्वेरली साइमंस यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अपने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बल पर भारत ने विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है। रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों ने कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन और भौतिकी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संचालित 44 पाठ्यक्रमों को वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। QS रैंकिंग को संकलित करने के लिए 6 संकेतकों का उपयोग किया जाता है और वो 6 संकेतक हैं एकेडमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता की प्रतिष्ठा, प्रति संकाय उद्धरण यानी कि फैकल्टी साइटेशन किस तरीके का है, संकाय और छात्र अनुपात किस तरीके का है, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात क्या है। ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का वार्षिक प्रकाशन है। इसमें वैश्विक समग्र और विषय आधारित रैंकिंग शामिल है। अगला टॉपिक है अभ्यास कोबरा वॉरियर। ये एक बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में वर्ष में 2 बार किया जाता है। इसमें भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की वायु सेनाओं ने भाग लिया है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी भूमिगत परिसंपत्तियों के अविवेकपूर्ण खुदाई और उत्खनन से होने वाले नुकसान को रोकना है। ये भूमिगत परिसंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्खननकर्ताओं और परिसंपत्ति के मालिकों को SMS ईमेल से सूचित करके उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करेगा। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवाएं प्रदान करेगा। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ 2022 में एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ITU का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1865 में पेरिस में हुई थी। इसे इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में स्थापित किया गया था। इसे इसका वर्तमान नाम 1932 में दिया गया था। वर्ष 1947 में इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाया गया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ये वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के संबंध में सरकारों तथा निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय स्थापित करता है। 193 देश इसके सदस्य हैं।
अगला टॉपिक है खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी दी है कि इन गुफाओं का तेजी से क्षरण हो रहा है। ये गुफाएं पूर्वी भारत में जैन रॉक कट स्थापत्य कला के आरंभिक समूहों में से एक हैं। इनका निर्माण मेघवाहन राजवंश के राजा खारवेल ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कराया था। इन गुफाओं को पहली बार 1825 ईस्वी में ए स्टर्लिंग ने खोजा था। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इनमें से प्रत्येक गुफा में ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी लिपि में अलग अलग अभिलेख अंकित हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख 17 पंक्तियों का अभिलेख है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी में उत्कीर्ण है। हाथी गुम्फा उदयगिरी पहाड़ियों में एक गुफा है। इसे जैन अनुयायी राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो बात करते हैं जॉर्डन की, जिसकी राजधानी अम्मान है। भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर 2री सलाहकार बैठक आयोजित की गई। जॉर्डन अरब प्रायद्वीप में स्थित मध्य पूर्वी देश है। ये सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह अल अकाबा है। ये अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन को एक छोटी तटरेखा प्रदान करता है। जॉर्डन के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक हम इसको देखते हैं। इसका वादी रम मरुस्थल अन्य देशों में भी फैला हुआ है। यहाँ पर उच्च भूमियां हैं। जॉर्डन घाटी है, जो कि विशाल पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली का उत्तर पश्चिमी भाग है। यहाँ की प्रमुख नदी जॉर्डन नदी है, जिस नदी के नाम पर इस देश का नाम भी पड़ा है। यहाँ का उच्चतम बिंदु जबल अद दमी है और निम्नतम बिंदु मृत सागर यानी डेड सी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।